बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानब, जिस पर आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल, और इसके साथ साथ बात की जाए तो मुल्क की तरक्की में उनका क्या किरदार है। हमारी अगर हम अपने पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो बेशतर तबका हमारा जो है वो बैरून मुल्क जाने की बात करता है, लेकिन उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, उन मसाइल को वो हल कैसे करते हैं, कहाँ उनका सलूशन निकाले जाते हैं। और अगर मुल्क की तरक्की में बात करते हैं तो वो बैरून मुल्क जाके अपने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए उनका क्या किरदार होता है, इस पर हम बात करेंगे। अगर दौरे हाजिर की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक पेंडेमिक की सिचुएशन में थी, कोविड की वजह से मुतासर हुए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी थे जो बैरून मुल्क में जिनको मसाइल का सामना करना पड़ा, तो उन मसाइल को उन्होंने कैसे हल किया। और सबसे अहम इसमें हम जो बात करेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत ने उन मसाइल को हल करने के लिए क्या किरदार सरअंजाम दिया। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जाते हैं, या हमारा जो बेशतर तबका नौजवान नस्ल जो ये सोचता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा उनको बैरून मुल्क में कामयाबी मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, तो वहाँ जाके वो अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए क्या रोल प्ले करते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ हम मसाइल को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जा रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे बेशतर तबका जो वहाँ जाने का सोच रहा है, उन जो मसाइल उनके आड़े आते हैं तालीम और तरबियत के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आती है कि जब आप डिस्कस करते हैं, अल्लाह पाक ने आपको ऐसी सलाहियतें दी होती है कि आप उन मसाइल का बड़े अच्छे तरीके से उनको टैकल कर लेते हैं, उनका हल निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे भी देखे हैं जो उन मसाइल का सामना नहीं कर पाते और घबराना शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और वो तरक्की उनकी जो है उनकी नाकामी में बदल जाती है। तो कामयाबी और नाकामी में हमारी तालीम का कितना किरदार है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा जी, आप एंटरप्रेन्योर हैं, राना गुलजार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप फ्री लांसिंग एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, साइमा अफजल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा जी, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर शुजा हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। आप मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से को बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, बैरून मुल्क जब आप गए हैं, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से को बात कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा वास्ट टॉपिक आपने चूज़ किया है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। तो मेरी कोशिश होगी कि हम रियल बातें करें, आइडियल बातें ना करें हम। तो जब पाकिस्तानी ओवरसीज़, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो मोस्टली ये समझा जाता है कि शायद बाहर जाना या पैसा कमाना बहुत आसान है और इट्स लाइक ए बेड ऑफ रोजेज़, जो कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो वो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और जब जाते हैं तो जाहिर है नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, कल्चरल शॉक्स होते हैं, ठीक है, वतन से दूरी होती है, अपनों से दूरी होती है, तो बेशुमार मसाइल होते हैं जिसका वहाँ जाकर ही उनको अंदाज़ा होता है, जाने से पहले अंदाज़ा नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये है कि इट्स नॉट लाइक बेड ऑफ रोजेस। बट जो लोग जाते हैं, ये इमिग्रेंट्स की हिस्ट्री है कि हमेशा इमिग्रेंट्स जब भी जहाँ गए, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे या पाकिस्तान से लोग कनाडा या अमेरिका गए, इमिग्रेंट लोकल कम्युनिटी के मुकाबले में हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, क्योंकि उसको चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो लोकल पॉपुलेशन के मुकाबले में डबल वर्क करते हैं। मैं भी जब कनाडा गया हूँ तो मैंने देखा कि लोकल लोग हमें ऑब्जर्व करते थे कि आप लोग 2-2, 3-3 जॉब्स कैसे कर लेते हैं, क्योंकि लोकल लोग कंपैरेटिवली रिलैक्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो है उस एटमॉस्फेयर में वो रचे होते हैं, बसे होते हैं। तो नए लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसमें जो चैलेंजेस ज़ाहिर है आते हैं उनको, पहले तो इनिशियली ज़ाहिर है जॉब्स के प्रॉब्लम है, एजुकेशन
के प्रॉब्लम लैंग्वेज है, डिफरेंट है, कल्चर लैंग्वेज है, ठीक है। फिर जैसे कनाडा है, 200 ममालिक से लोग वहाँ पे आबाद हैं, बिल्कुल आपको ऐसे। हर रंग, हर नस्ल, हर मजहब, हर अकीदे का बंदा मिलता है। हमारे लोग जैसे हलाल गोश्त की तलाश में रहते हैं, शॉप्स बड़ी दूर होती हैं, ड्राइविंग के इश्यूज होते हैं, ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन वहाँ ये मसाइल बहुत बड़े। और सबसे बड़ा मसला वेदर का चेंज। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान क्योंकि बेहतरीन हमारा 12 महीने वेदर होता है और वर्किंग कंडीशंस बेटर होती हैं, लेकिन जो यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है वो कंपैरेटिवली बहुत ठंडा है, तो Different वेदर के हवाले से बड़े चैलेंजेस उनको होते हैं। तो इट टेक्स लाइक 2 to 3 years, 3 साल लगते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में सिर्फ एडजस्ट होने के लिए। तो उसके बाद फिर उनकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है, वो उनको फिर रास्तों का पता चल जाता है, उनको सही। मार्केट्स का पता चल जाता है, जिस जॉब्स के हवाले से वो जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक उनकी एक्सेस हो जाती है। तो उसके बाद वो एक रूटीन लाइफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहले उनको सेटल होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, उसके बाद उनके कैरियर का वहाँ पे आगाज़ होता है। Yes. उसके बाद उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस पे भी हम बात करेंगे। साइमा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझती हैं, आपकी नज़र में वो कौन से मसाइल हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, पाकिस्तान में भी मुश्किलात का सामना कर ही रहे हैं, सही। और अगर बाहर भी उनको करना पड़ता है तो उसका फ़र्क ये है कि वो मेंटली रेडी होते हैं उन मसाइल को फेस करने के लिए। जब वो बाहर जाते हैं तो सही। इसमें एक तो ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं वहाँ पे जाकर लोगों को। दूसरा, मैं नहीं समझती कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं जी। उनको कोई सपोर्ट भी मिले जैसे मिलनी चाहिए। लाइक अगर इफ़ दे वांट टू डू बिजनेस तो उनका कोई ट्रेड काउंसलर वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हमारी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सर्जिकल इक्विपमेंट है, मतलब भरी हुई हैं चीज़ें, कटलरीज हैं हमारे पास, लेदर गारमेंट्स हैं हमारे पास, कॉटन है हमारे पास, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर, जिसको कहा जाए कि उनको एक प्लेस नहीं मिलती या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस पे जाकर वो ये काम कर सके। अव्वल तो इनको एक अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा रखना चाहिए एम्बेसी के लेवल पर, और जहाँ पे इनके ट्रेड काउंसलर्स नहीं हैं या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, वहाँ पे एम्बेसी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो करे। एग्जैक्टली। सेकेंडली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हर कंट्री में अपना होता है, एंड दे लव टू डू दी बिजनेस फेयर्स ओवर देयर। और अगर ये लोग वहाँ पर इस किस्म की डिस्प्लेस करना चाहें तो इनको फैसिलिटेट करना चाहिए और इनको करना चाहिए। बेसिकली मेरे ख्याल में नॉलेज की कमी होती है कि वेयर टू हिट एंड विद व्हाट फोर्स एंड इन व्हाट वेज। सही। ये काफ़ी उनको वहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक जी। प्रोफेसर साहब, हम चाहते हैं ब्रेक से पहले आपकी भी राय जान लें। आप क्या समझते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है और कैसे उसका वो सोल्यूशन निकालते हैं, उसका हल निकालते हैं? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू के लिए। देखें, मसाइल का सामना तो यहाँ कर रहे होते हैं, तभी वो बाहर जा रहे होते हैं। हाँ, जैसे मसाइल तो बिल्कुल यहाँ भी साइमा होते साहब ने कहा कि पाकिस्तान में भी उनको मसाइल का सामना है और वहाँ पे भी होता है, तो माशी नौयत बदल जाती है। ठीक है। माशी मसाइल होते हैं यहाँ पे, समाजी मसाइल होते हैं यहाँ पे, कैरियर नज़र नहीं आ रहा होता, ग्रोथ नज़र नहीं आ रही होती। बेशुमार मसाइल है। प्रोफेसर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे चूँकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक की जानिब बढ़ना, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक। नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को क्या मसाइल, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका क्या किरदार है, इस पे बात की जा रही है। अगर आज के मौजू पर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल के हवाले से आप डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं जिससे अर्ज़ कर रहा था कि मसाइल यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से बाहर ये लोग ले जाते हैं। देखें, हिजरत आसान काम नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है। तो नबी पाक के दौर में भी हिजरत की गई थी, तो उनको अवलियत इसीलिए दी गई थी कि अपना घर बार छोड़ के जाना, अपने इलाके से, अपनी बरादरी से दूर जाना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। अब होता यह है कि फॉर गुड जाते हैं, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर अर्निंग के लिए जाते हैं।
अब जब वो अगेन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि बैरून मुल्क में हर पाकिस्तानी को एक ही किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ममालिक डिफरेंट है। बिल्कुल खलीजी ममालिक में डिफरेंट किस्म का आपको मसाइल पेश आ सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंट आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट आ सकते हैं। अब होता ये है कि सबसे पहले तो जैसे राणा साहब ने बात की कल्चरल शॉक, कि आप ऑल टुगेदर एक ऐसी इन्वायरमेंट में जाते हैं जो कि आपके मुल्क से, आपके मौसम से, आपके ख्यालात से मुताबिकत नहीं रखता और आप उसको चेंज नहीं कर सकते ऐसे। तो सबसे पहले तो अडॉप्टेबिलिटी का इशू आता है। अब जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं वो जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं, सही। और जो लोग लड़ रहे होते हैं उसके साथ, सिस्टम के साथ, नहीं मैंने चेंज नहीं होना, मैं तो पाकिस्तान में इतने बजे उठता था, मैं तो इतने घंटे काम करता था, उनको यकीनन टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, एज पर माई पर्सनल जजमेंट, दो किस्म के लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, या बहुत ज्यादा ज़हीन, ठीक है, या जो कुछ नहीं कर पा रहे होते, जो मीडिया को लोग होते हैं, बैरून मुल्क जाके बहुत कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सेटल सब हो जाते हैं। दरमियान के जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी है ना, वो दे आर अनएबल टू डेयर, ना वो ब्रांड ड्रेन की वजह से बाहर जा रहे होते हैं कि उनको पिक एंड चूज किया जा रहा होता है इमिग्रेशन की सूरत में, और ना वो यहाँ पे कुछ ना कर पाने की वजह से कुछ कर रहे होते हैं, तो वो जिंदगी यहीं गुजार देते हैं। अब जो यहाँ पे भी शार्प होते हैं, जो ब्रांड ड्रेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग जो है अपनी फील्ड में जाते हैं और ये बड़े आराम से वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको हायर करने वालों को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो किस कल्चर से ला रहे हैं। सही। जो लोग हमारे निस्बतन कम पढ़े लिखे हुनरमंद किस्म के लोग होते हैं, जो यहाँ पे रोजी रोटी का मुश्किलात का शिकार हो रहे होते हैं, उनके फिर मसाइल जो हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो पहली बात ये है कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि आपको खलीजी ममालिक में होता है कि एटीट्यूड का इशू जो है वो देखना पड़े वहाँ के नेटिव से। देखें, पाकिस्तान में भी हम ये करते हैं ना, एलियंस को, जो पाकिस्तानी नहीं है, हम उसको जो है ना उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत हॉस्पिटेबल नेशन हैं, कि हमने 30 लाख अफगानीज को जो है वो अपने पास होस्ट किया और हमने उनको उस तरह से समझा नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक थोड़ा डिफरेंस पैरिटी तो रहती है। बिल्कुल। तो यही चीज़ उनको भी फेस करनी पड़ती है लोकल नेटिव से। लोकल नेटिव्स उनको जो है वो कहते हैं कि शायद हमारी कमाई पे या हमारे हक पे डाका मारने आए हैं, ये हमारा रोजगार छीन रहे हैं, ठीक है, ये कम में सस्ते में काम करके तो एक वेज रेट को गिरा रहे हैं, ठीक है। ये वो मसाइल हैं जो सोशल मसाइल वहाँ पेश होते हैं। हेल्थ के मसाइल आमतौर पे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि यूजुअली जब लोग जाते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं, तो वो पीक ऑफ द देयर एज होती है, 25 साल 30 साल से लेकर और 50 साल के दरमियान में, तो आमतौर पे हेल्थ के मसाइल उनको पेश नहीं आते। लेकिन जो समाजी मसाइल हैं जिसकी मैंने बात की कि वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, वहाँ की गवर्नमेंट का एटीट्यूड, अच्छा वहाँ लॉ डिफरेंट है, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये उनके लिए जो है ना एक बहुत बड़ा अडॉप्ट करना थोड़ा टाइम लग जाता है, वक्त लग सकता है। राना गुलजार साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर हम दौरे हाजिर की बात करें, ये पिछले जो कुछ साल गुजरे, कोविड की वजह से जो एक पेंडेमिक पूरी दुनिया पे ये हालात चले, तो इसकी वजह से हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा और हुकूमत ने इसमें क्या किरदार अदा किया, इसका जवाब चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, उमर फारूक बोल रहा हूँ पिंडी से। मेरा बैरून से क्वेश्चन है, बैरून साइमा से, कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास ठीक ठाक पैसे हैं, वो पाकिस्तान में वेलफेयर का काम क्यों नहीं करते और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं कुछ करते? उनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका जवाब हम साइमा साहब से ज़रूर लेंगे। साइमा साहब, आपके लिए ये सवाल है, तो जब आपकी तरफ आते तो यकीनन इसका जवाब लेंगे। जी राना गुलजार साहब। जी, कोविड जाहिर है कि एक न्यू फेनोमेना था, पूरी वर्ल्ड ने सफ़र किया और को 2 साल जो है आपको पता है कि हालात पूरी दुनिया के जो है वो ठीक नहीं रहे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जाहिर है कि वो भी इसी वर्ल्ड का पार्ट है। काफ़ी टफ टाइम देखा उन्होंने। वेस्ट में ख़ास तौर पे ये होता है कि लोग आइसोलेशन में चले गए, सोशल गैदरिंग्स ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में तो सोशल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना, लोग स्टिल मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, ये बल्कि ब्यूटी है पाकिस्तान की कि यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो नॉर्थ अमेरिका में या वेस्ट में थोड़ा सा पहले ही वो आइसोलेशन में होते हैं, या तो अकेले रह रहे होते हैं या फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनका दूसरे लोगों से नहीं हो रहा होता। कुछ जॉब कंडीशंस भी लोगों की ऐसी होती हैं, वक्त नहीं होता, लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में इजाफा हुआ, ठीक है। जब इंटरेक्शन जाहिर है कि रिड्यूस हुए, ठीक है, सोशल लाइफ मज़ीद सुकड़ के रह गई। जैसे मुझे याद है कि हम ईद मिलन पार्टीज़ भी जो 20-25 फैमिलीज़ मिल के इकट्ठे मना लिया करती थी, अब उस पर भी चूँकि रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 10 से ज़्यादा या 8 से ज़्यादा लोग इकट्ठे पूरा नहीं हो निज़ाम सकते। सिस्टम कोलैप्स कर गया। जी, तो उससे ये हुआ कि वो आइसोलेशन के प्रॉब्लम, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी देखने में आए। बट जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, क्योंकि मैं
नॉर्थ अमेरिका को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, जिसको जो हेल्प चाहिए, जिस भी लेवल पे चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है ड्यूरिंग कोविड टाइम को 18 महीने के अंदर कोई $100 बिलियन, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के टोटल लोन के बराबर है, हम बड़ी लोन्स की बात करते हैं, हाँ, तो वो उन्होंने अपनी आवाम पे खर्च किया। जबरदस्त, सबको घरों में बैठे पैसे मिले, वट एवर फैसिलिटीज़ दे नीड उनको वो सब प्रोवाइड की गई। ठीक है, किसी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए मेडिकल के हवाले से, जैसे वहाँ सबसे बड़ा जो बोझ होता है लोगों पे वो घरों की मॉर्गेज होती है, क्योंकि बैंक से लोन लेके लोगों ने घर लिए होते हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए वो तक फ्रीज कर दी। अच्छा, कि किसी को कोई पेमेंट, कोई बिल, आपके घर में बिल आता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप उसको जो है ना वो फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दें। 1 साल तक आपको किसी तरह का कोई बिल देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पूरी नेशन के साथ गवर्नमेंट जो है वो खड़ी हो गई। तो फाइनेंशियली तो लोगों ने उस तरह से सफ़र नहीं किया। सही, बट जो दूसरे मसाइल हैं जो मैंने कहा वो थे। बट ये है कि उसके बाद नौ कोविड, ठीक है, अब फिर एक वेव आई हुई है। ठीक है, वैक्सीनेशंस के लिए गवर्नमेंट ने हंगामी इकदाम किए। ठीक है, यही वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अपने जो वहाँ मुकीम पाकिस्तानी थी या अदर लोग थे उनका ख्याल रखा। साइमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। जो हमारे एक कॉलर ने सवाल किया था कि हमारे जो वहाँ बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, यहाँ पे वेलफेयर का जो सिस्टम है उसको क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, यहाँ पे इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से अपना नाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी बैरून मुल्क मुकीम है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी साइमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर का सवाल था कि बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पैसा तो बहुत है, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, यहाँ पे जो वेलफेयर का सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं इस सिलसिले में ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर वो अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कि मैं इसको, डॉक्टर अताउर रहमान ने एक दफ़ा कहा था, लोगों ने कहा ये ब्रेन ड्रेन है, लेकिन अताउर रहमान ने कहा था ये इकोनॉमिक गेन भी है। जब हम लोग बाहर जाके अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो पैसा वो यहीं पर भेजते हैं। रही बात कि वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बनाते, हाँ एक रेगुलर एक इंस्टीट्यूशन यकीनन उसकी कमी ज़रूर है, लेकिन अपने लेवल पे सब लोग कर रहे हैं। माई ओन ब्रदर इज़ सपोर्टिंग मैनी चिल्ड्रन हियर, वो भी कनाडा में होते हैं और वो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक जिसको कहना चाहिए एक इदारे की ज़रूरत ज़रूर है, जिसमें हम जिसका नाम ही हम एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर सेंटर रख कर उसको किया जाए। ये एक अच्छी सजेशन है और मेरे ख्याल में हमें इस पे किसी लेवल पे काम करना चाहिए। कोई एनजीओ आ जाए, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आ जाए और इस तरह करके अगर किया जाए तो एक अच्छी सजेशन है। फिर हम उसको एजुकेशन पे, हेल्थ पे और मैरिजेस वगैरह पे डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके बना सकते। सही। प्रोफेसर साहब, जैसे मैंने राना गुलजार साहब से सवाल किया था कि वहाँ जो उनको मसाइल हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को, गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया, तो इन्होंने कनाडा की हुकूमत के हवाले से बताया कि वहाँ उन्होंने काफ़ी लोगों का साथ दिया। तो अगर अपनी पाकिस्तान की हुकूमत की बात करें तो इन्होंने कितना फैसिलिटेट किया अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे फंसे हुए थे, वापस नहीं आ सकते थे, वहाँ पे कारोबार का सिस्टम बंद हो चुका था, तो अपनी हुकूमत ने उनको कितना जो है उनके साथ अपने का हम रोल प्ले किया। देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आप किस पहलू से इसको देखते हैं। हाँ। वहाँ पे हमारी एम्बेसी या कॉन्सुलेट होते हैं। ठीक है। एम्बेसी या कॉन्सुलेट की एक बैंडविड्थ होती है, एक कैपेसिटी होती है। जो वहाँ पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो यकीनन
लाखों में नहीं तो हज़ारों में तो होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, हर एक का यूनिक मसला होता है, किसी के वीज़े के इशू होते हैं, किसी के वर्क परमिट के इशू होते हैं, किसी के रिमिटेंसेस के इशू होते हैं, डिफरेंट मुल्क के लिहाज से डिफरेंट इश्यूज होते उनको हैं। फेस अब करने पड़ ये जाते जो हैं। पाकिस्तान की जो स्टाफ होता है, जो यहाँ से सिविल सर्विसेज से या अदरवाइज भी ग्रूम होके फॉरेन ऑफिस से ठीक है। वहाँ डिप्यूट किया जाता है, हाँ। इनकी एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करके इनको भेजा जाता है। ओके। इनको इस काबिल समझा जाता है कि ये बैरून मुल्क जाके एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स का जो काम है उसको सर अंजाम देंगे, ठीक और है। ख़ास तौर पे इनके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ इनको ज़हनशीन कराई जाती है ठीक है। कि आपने वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल। अच्छा, अब कितना कर पाते हैं इस बारे में सबसे बेहतर जज तो जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। हम यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी वो 100% कामयाब हैं Exactly. या वो 20% कामयाब हैं। बिल्कुल ऐसा। होता ये है जिसका मसला हल नहीं होगा उसने शिकायत के अंबार लगा देने, सही। और जिसका मसला हल हो जाएगा उसने तारीफों के अंबार लगा देने। हाँ। तो जब मेरी तरफ दोनों तरफ पल्ले बराबर होने शुरू हो जाएंगे तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा। मसाइल बिल्कुल होते हैं, मसाइल का हल की कोशिश भी की जाती है। मेरे ख्याल में नीयत या इंटेंशन को देखना चाहिए एग्जैक्टली। कि वहाँ पे जो कॉन्सुलेट हैं, जो एम्बेसीज हैं, जो स्टाफ वहाँ पे है, जो लिमिटेड नंबर में है, जी। क्योंकि उनकी सैलरीज का बोझ भी यकीनन पाकिस्तानी खजाने में पड़ रहा होता है, तो हम ओवर स्टाफ तो कर नहीं सकते। वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कितना ईज आउट कर सकते सही। हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे आप ऑटोनमस तो नहीं है ना, आपको वहाँ के लॉ भी अबाइड बाय करने हैं। बिल्कुल ऐसा। अब लेट्स सपोज अगर आपने किसी बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने वहाँ पे वायलेशन की हुई जी। है और वो आके पाकिस्तानी एम्बेसी से कहता है मुझे बचाओ, तो पाकिस्तानी एम्बेसी वहाँ के लॉ को तो सुपरसीड नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि मुश्किलात की भी जो है ना नोयत होती है। हाँ। कुछ ऐसी मुश्किलात होती हैं जो कि अक्सर ऐसी होती हैं जो नेचुरली फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिएटेड बाय कह लीजिए कि बाय द पीपल होती हैं। सो आई बिलीव कि हमें इस तरीके से आउटराइटली जजमेंट नहीं देनी चाहिए कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, हाँ। यहाँ वो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, एक चीज़ होती है कि बेहतरीन गुंजाइश हमेशा से रही है। हाँ। जो असल चीज़ है वो ये है कि हमें सीखना चाहिए और सीख के फिर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए एग्जैक्टली। कि किस तरीके से हम उनको अच्छा हेल्प नहीं कर सकते उनको टेक्निकली, हाँ। तो मॉरली तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनकी बात सुन लेंगे तो मेरे ख्याल में आधा काम या आधा गुस्सा उनका जो है ना वहीं वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे एरोगेंस का एक एटीट्यूड मिलेगा, ब्यूरोक्रेटिक किस्म का एटीट्यूड मिलेगा, हाँ। जो कुछ केसेस में सुनने में आया है, ठीक है। जो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट होता है वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में सुनता है और उसके बाद वो या फिर वो मिलता नहीं है आपको टाइम लेना पड़ता टाइम नहीं है, देते। तो वहाँ पे फिर फितरी सी बात है गुस्सा होना। वहाँ पे फिर ये होता है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में मेरे ख्याल में सेकंड्स की बात होती है कि कम्युनिकेशन ब्रेक होती है Exactly. और फिर उसके बाद या आप आसमान पे चढ़ जाते हैं या फिर आप ज़मीन की गहराई में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे। है गुलजार साहब, हमारे कॉलर की बात पे आप कुछ कहना चाहते थे? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उनका। पहली बात तो ये है कि अब तक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा वाइटल है। ठीक फॉर है। एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो रेमिटेंस है, जो हर महीने पैसा पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं। ओके। तो वो $2 बिलियन प्लस है मंथली, ओके। और पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा जायद ममालिक हैं। जी। पाकिस्तानीज़ जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी टॉप 5 में आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के। जो वो लोग जो बाहर से अपने मुल्कों को वापस पैसा भेजते हैं उसमें फ़िलिपीन है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है। सही। ठीक है, ये पाकिस्तानियों का कंट्रीब्यूशन है और वही वो रेमिटेंस है $2 बिलियन प्लस जिस पे पाकिस्तान की आज इकॉनमी चल रही है। रीढ़ की हड्डी की अहमियत वो रखते हैं। इसमें जो एडिशन है, जो उनका क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं आते, पाकिस्तानी आ रहे हैं, ठीक है। बेशुमार लोग आ रहे हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैंने अपनी कनाडा से अपनी 15 साल की सारी कमाई को समेटा है, सही। मैं पाकिस्तान लाया हूँ और मैंने बहुत कुछ स्टार्ट किया है। जबरदस्त। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है जी। कि बहुत सारे लोग आना तो चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो वेलफेयर का डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो फैसिलिटेशन का चैनल अवेलेबल नहीं है। मैं ये अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। ठीक है। मुझसे अगर पूछे कि 15 साल पहले जब मैं पाकिस्तान से कनाडा गया था तो कैनेडियन गवर्नमेंट के सिस्टम्स इतने क्लास के हैं कि वो कदम कदम पे आपको फैसिलिटेट करते हैं। आपको फ़लाँ मसला है, आप फ़लाँ जगह कॉल कीजिए, आपका मसला कॉल पे हल होगा। वहाँ दफ्तरों में जाने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, आपकी एक फ़ोन कॉल पे आपके मसाइल हल हो जाते हैं। आपको किसी तरह की किसी लेवल की सपोर्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जबरदस्त। चाहे आपका इंग्लिश का मसला है या आपका कोई स्किल का मसला है या आपको अपना इवन रेज़मे बनाना नहीं आता, तो वहाँ 20 ऑर्गेनाइजेशन शहर में होती हैं जो आपको फ्री ट्रेनिंग देती हैं और आपको रेज़मे बनाना सिखाती हैं। बनाने के बाद आपको अटैच करती हैं, कनेक्ट करती हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जहाँ पे आप जॉब्स ले सकते हैं। जबरदस्त। ये एक फैसिलिटेटिंग प्रोसेस होता है। बट अब जो 15 साल के बाद मैं जब पाकिस्तान वापस लौटा हूँ तो यकीन कीजिए कि मुझे कोई ऐसा चैनल कहीं भी नज़र नहीं आया
कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने सरमाए के साथ लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट कर सके ताकि वो फ्रॉड से बच सकें, बिल्कुल उनका वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि चलो पैसा तो बाद में आता है, वक्त का इतना ज़्या है ऑफिस में, आपको एक छोटा सा काम है, ठीक है, प्रोसेस अभी भी इतना बोसीदा है या हम इतना बिहाइंड हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम्स के, मुझे वो नज़र आता है कि शायद वक्त ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। सही, आपकी बात को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह सिस्टम को ठीक कर सकते, कौन से अदारे हैं जिनकी अहम जिम्मेदारी, चूँकि एक ब्रेक की जाने बढ़ना। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका क्या किरदार है, वो क्या किरदार अदा करें कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बैरून मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी वो क्या अहम रोल प्ले करें या फिर नहीं। आज के मौजूद पर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना गुलजार अहमद साहब हमारे साथ हैं, सायमा अफजल साहिबा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर शुजा हमायूं साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, आपको वहाँ पर किन मसाइल का सामना करना पड़ा या आपने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी राना गुलजार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आप बयान कर रहे थे जो हमारे कॉलर ने सवाल किया था उस हवाले से। जी इस हवाले से मैंने बात की थी कि बेसिकली जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो गल्फ़ में हैं, यूरोप में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और करना चाहते हैं। सही। उसके लिए सिर्फ जो लैकिंग है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे कोई ऐसा चैनल जो है वो स्टार्ट किया जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो प्रॉपर्ली इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके। सही। ठीक है, फ्रेंकली जो लोग बाहर हैं वो बड़ी मेहनत से, हलाल की कमाई से, बड़ी सख्त जो है ना वो हालात में वो पैसा कमाते हैं, अगर पाकिस्तान में एक जॉब करते हैं तो वहाँ वो तीन करते हैं, वो पैसा लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि उनका सबसे पहली चीज़ होती है प्रोटेक्शन। उनकी जान माल पैसा इन्वेस्टमेंट, उसकी प्रोटेक्शन। तो उसके लिए कोई ऐसा चैनल होना चाहिए कि जो उसको जो है फैसिलिटेट करे उस सारे प्रोसेस को, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर इस पे थोड़ा सा होमवर्क हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लाखों पाकिस्तानी जो है वो रुख करेंगे। अब हज़ारों कर रहे हैं तो लाखों करेंगे। और उसकी मैं एक और भी एग्जांपल देना चाहूँगा। पहले मैंने रेमिटेंस की मिसाल दी आपको कि $2 बिलियन से ज़्यादा हर महीने आता है, ठीक है, जिस पे इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। दूसरी चीज़, जब से ये सीपेक स्टार्ट हुआ है, गवादर में डेवलपमेंट हो रही है, गवादर को पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जा रहा है, एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहा जा रहा है, जहाँ पे पोर्ट जो है ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है, तो वहाँ भी जो मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तानियों से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है। सही। लेकिन अभी और भी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है वो यही है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे वो उनकी अपनी सिक्योरिटी है, फैमिली की सिक्योरिटी है, या उनकी जो इमलाक वो बाय करते हैं उसकी सिक्योरिटी है। तो उसके लिए उनको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूंगा कि कनाडा में मैं रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। कनाडा में रियल स्टेट पिछले 5 साल से पेपरलेस हो चुकी है। सही है। इरफान साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, पहले कॉलर ले लेते, उसके बाद आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहना चाहते हैं? जी अब्बास मलिक अटक से बोल रहा हूँ। मेरा ये तीनों मेहमानों से सवाल यही है जी कि बैरून मुल्क में इतने मसाइल नहीं होते जितने मसाइल हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं, लेकिन हम तरक्की में आम किरदार भी अदा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मसाइल हमारे आगे पाकिस्तान में शुरू हो जाते हैं। सही। बैर की हमारी पाकिस्तान की एम्बेसियाँ वो हमें एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकती, वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराती, वो काम ही हमारे नहीं करती। मिसाल इसलिए हमारे बाहर मिसाल हल नहीं होते, हम अब खुद अपने लिए पैदावार करते हैं। तो क्या ये मेरे तीनों मेहमानों से सवाल है
जी, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी गुलजार साहब, हमारे कॉलर का सवाल है, उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा कि हमारे खुद के क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम्स हैं और हमारी जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो लोगों को फिर नहीं पूछती, उसका फैसिलिटेट नहीं करती। जी, अब फॉर एग्जांपल जो मोस्टली पाकिस्तानी बाहर से आते हैं वो रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में। हाँ। ठीक है, अब जो कनाडा में या वेस्ट में जो रियल एस्टेट है पिछले 5 साल में वो पेपरलेस हो चुकी है, यानी कि कागज़ का किरदार वो ख़त्म हो चुका है। उन्होंने थ्रू आईटी जो है सिस्टम्स डेवलप किए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, एवरीथिंग इज, चाहे वो $5 की चीज़ है या $5 मिलियन की है, इट्स अ टोटल प्रोसेस पेपरलेस। सही। जो कि पिछले पाकिस्तान में मैंने जो पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी गवादर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कि वक्त के साथ साथ पेपर वर्क बढ़ रहा है। इट्स इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान। जहाँ एक हर्डल थी अब उसके ऊपर 2 और आ गई, अब 2 और चेक्स आ गए। सही। थिंग्स आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। मुझे अपना चेक, हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है। तो जो बाहर लोग बैठे हैं, जाहिर है कि उन्होंने उस सिस्टम से पैसा निकाल के सिस्टम में लाना है। तो वो जब ये देखते हैं कि हमारे लिए तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, वक्त के साथ अब बढ़ रही हैं, तो उनको इस तरह के मसाइल का सामना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पे रहता है। वो कंप्लेंट्स भी करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ ऐसा, क्योंकि IT का दौर है, ठीक है ना, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और कोविड के बाद तो वैसे ही जो है ना जो वर्ल्ड है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम IT से फ़ायदा उठाएं, जितने भी गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, लैंड ट्रांसफर्स हैं या बाकी भी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम इस तरह से प्रोसेस को ऑनलाइन करें कि एक शख्स कनाडा में बैठा हुआ या यूरोप में बैठा हुआ वो विदाउट विजिटिंग पाकिस्तान वो अपनी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट अपने कर तमाम सके, काम जो है वो सरअंजाम दे सके। साइमा साहब, हमारे कॉलर ने जो सवाल किया और जो वो जानना चाहते हैं उसका जवाब आपसे जानना चाहूँगी, आपकी राय लेना चाहेंगे कि ये हमारे मसाइल खुद के क्रिएट किए हुए हैं, लोग वहाँ से बैरून मुल्क से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट उनको उस तरह फैसिलिटेट नहीं करती। जी, कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, आप कोई भी वेलफेयर का काम करें, आप कुछ भी करें, अगर आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ना तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, आप अब्दुल सत्तार ईदी के देख लें, लोग लाइनों में खड़े होके वहाँ पे पैसे दिया करते हैं। ये अब्दुल सत्तार ईदी का, और आई हैव सीन दिस थिंग विद माय ओन आईज कि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं खड़े हो गए तो मैं नहीं लूँगा, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट है। आप कोई भी काम शुरू करें, एक इंडिविजुअल शुरू करता है, कोई भी काम शुरू करता है वेलफेयर का, उसको कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं आती, क्योंकि आपके ऊपर मेरा एतमाद है, मुझे पता है आपको मैं पैसे दूंगी, आप ठीक जगह लगाएंगी। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब हमें ये पता चलता है कि जी ज़कात फंड से पैसे फ़लान जगह चले गए, तो उसके बाद फिर हमारी कोशिश होती है हम ज़कात खुद दें, गवर्नमेंट को ना दें। तो इसलिए एक ट्रस्ट लेवल कायम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस ट्रस्ट की बेस के ऊपर हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, ठीक है, और उसके लेके चलें। सही। प्रोफेसर साहब, हमारे कॉलर के सवाल के हवाले से आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, इश्यूज बिल्कुल होते हैं। अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही फ्लॉलेस वो काम कर रहे होते हैं तो शायद ये जायज़ नहीं होगा। वहाँ पे बाज़ औक़ात अनजाने में इग्नोरेंस फ्रॉम द लॉ पे आप जो है लॉ को कर जाते हैं, वायलेट कर जाते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात जानते बूझते भी ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो वहाँ का कानून हरकत में आ जाता है। इवेंचुअली उसका फिर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी कंट्री की बदनामी होती है। ठीक है, उसके असर नेगेटिव हो सकते हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें प्रोफेसर साहब बढ़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे उन मुश्किलात को हल करते हैं, इसके साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका क्या किरदार है, वो अपनी क्या जिम्मेदारियाँ प्ले करें। अगर आज के मौजू पर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा, कैसे आपने उनको हल किया, तो अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे मेहमानों से
बात कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जाती है, हमारे कॉलर ने जो सवाल किया था कि हमारे ये प्रॉब्लम जो मसाइल हैं खुद के क्रिएट किए होते, इस बारे में आप बयान कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि इसमें इस बात में हकीकत है कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अपने क्रिएटेड होते हैं। जैसे मैंने बात की कि हमें तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान के लॉ के बारे में नहीं पता कि हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या हैं। तो क्या हम जाके खलीज में या यूरोप के लॉ को पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? तो इन्फोर्स हो रहे होते हैं, जो सामने आ रहे होते हैं, वायलेशन होती है, तो हम लाइफ टाइम एक सबक सीख लेते हैं कि मैंने लाइन चेंज किया, मेरा एक टिकट आ गया मेरा, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम मैंने लाइन चेंज नहीं करनी, ठीक है ना, विद वायलेशन नहीं करनी। तो हिट एंड ट्रायल पे हम सीख रहे होते हैं। अच्छा, ये जो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो इग्नोरेंस की वजह से आते हैं, नॉलेज ना होने की वजह से आते हैं, इनएक्सपीरियंस की वजह से आते हैं कि वहाँ का सिस्टम होने की वजह से। प्रोफेसर आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं जी, अब्दुल वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कैसी हैं आप? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं आज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं भी सबसे पहले देखें, मैं कहना ही चाहूंगा कि सिर्फ हम फैक्ट देख लेते हैं कि पिछले जुलाई से नवंबर तक ओवरसीज पाकिस्तानी ने 12.9 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। अब हमारी जो इकोनॉमी है इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। मसला ये है कि हम इनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। इशू ये है कि हमारे देखें मौजूदा जो हुकूमत है ये काबिल तहसीन है कि जितने नए सहूलियात इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पिछले 1.5-2 साल में दी, इतनी मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल में भी नहीं दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद इशू ये है कि जो हमारी ओवरसीज एम्बेसीज हैं उनके जो करता धरता हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यानी कि जो उनके पैकेजेस हैं, जो शान शौकत इन्वॉल्व है, सिर्फ वो एंजॉय करने के लिए फॉरेन मिशंस वो ज्वाइन करते हैं। असल मकसद ये है कि जितने पाकिस्तानी हैं उनका डाटा रखना, उनको मुत्तहिद रखना, उनको जितने उनके मसाइल हैं उनको हल करना वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये हमारी जो मुल्क की हुकूमत है ये उनकी ज़िम्मेदारी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल का जो हल हैं वो निकाले जाएं, सोल्यूशन की तरफ आया जाए। जी प्रोफेसर साहब। जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुछ ऐसी क्रिएटेड मसाइल होते हैं जो कि इग्नोरेंस की वजह से आते हैं, एक नए मुल्क में जाने की वजह से, एक नए सोशल सिस्टम में जाने की वजह से, नए लीगल सिस्टम में जाने की वजह से। कुछ ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने डेलिब्रेट क्रिएटेड मसाइल होते हैं जो मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, जिसके अंदर मनशियात का बिजनेस भी आ जाता है, जिसके अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। मैं साउथ अफ्रीका गया 2012 में, तो मैंने वहाँ पे हर पाकिस्तानी को मुतमईन देखा। लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका का जो वीज़ा था दैट वाज हार्डेस्ट टू बी अचीव्ड और अवेल्ड कंपेयर टू यूरोपियन वीज़ा। रीज़न ये थी कि जब 2003-4 में पाकिस्तानी गए तो उन्होंने इसको रूट बना लिया कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से रेजिडेंट परमिट लिया और आगे निकल गए। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि साउथ अफ्रीका का जो अपना पासपोर्ट था उस पर एंट्री हुआ करती थी पूरी दुनिया में। सही। उनके लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो गई। सही। जब पाकिस्तानीज ने आगे वहाँ से आगे जाके जो डिसअपीयर होना शुरू हुआ, जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, कुछ नहीं किया, कुछ दर्जन होंगे, कुछ 100 होंगे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन साउथ अफ्रीका पे ये आया कि साउथ अफ्रीका के पासपोर्ट की वो इज्जत नहीं रही और अमेरिका और बाकी मुल्कों ने उसकी जो है ना उस पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अच्छा, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या आया कि साउथ अफ्रीका ने वीज़ा सख्त कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया। वो पाकिस्तानी जो है इतने आराम से अब साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते। सो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी काली भेड़ें होती हैं, कुछ ऐसी काली भेड़ें होती हैं जिनकी हरकत की वजह से वो जनरलाइज कर लिया जाता है, टैग कर लिया जाता है कि सारे खुदा न खास्ता पाकिस्तानी ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। ना सिर्फ उस मुल्क में जहाँ वो काम कर रहे हैं मुल्क की बदनामी हो रही होती है, बल्कि उस रीजन में और अदरवाइज जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी पासपोर्ट की उस तरह से इज्जत नहीं है, नहीं, तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम पाकिस्तान का फेस बनते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो हम जो कुछ करते हैं वो फिर पाकिस्तान का इम्पैक्ट जा रहा है। वो आपका नाम नहीं होगा, वो आपके मुल्क का नाम लिया जाएगा, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आया हुआ है। तो ऐसे लोगों को कैसे उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको अवेयर किया जाए कि ठीक है आप हुनरमंद हैं, आप ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन आप अगर अदर मुल्क जा रहे हैं तो आप अपने मुल्क को, अपने जो आप जिस कंट्री में रहते हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नाम को, उसकी इज्जत का सवाल है। देखें, इसका एक तरीका तो ये है कि आप पॉजिटिव फेस उजागर करें।
ठीक है। आप अगर ये कहें ना कि आप इसको जीरो कर पाएंगे, नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। अगर किसी की फ्रॉडलेंट माइंडेड मेंटालिटी बैलेंस होना चाहिए इसके अंदर। इसको बैलेंस इस तरह से होना चाहिए कि जो पॉजिटिव फेस है, जो अच्छी एक्टिविटीज हैं, जो लोग वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ के मुल्क में, उनको हाईलाइट किया जाए। सही। जब आप पॉजिटिविटी को हाईलाइट करेंगे ना, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इदारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें डिप्लोमा, हमारी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन OPF, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये चाहिए कि इस तरह के काउंसलिंग सेशन अरेंज करे। जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसको एक छोटा सा एक ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाए, ब्रीफ सा 3 डेज का, कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली आपके मुल्क के लिए जो है ना एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं, और आपके बाद आने वालों के लिए रास्ते हमवार कर सकती हैं। इसी तरीके से वहाँ का जो सोशल सिस्टम है, जैसे राणा साहब बात कर रहे थे कि गुफ्तगूमारी हो रही थी कि ईद मिलन पार्टीज होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जुमा के इज्तिमात होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से क्लस्टर्स बना देने चाहिए। वहाँ पे ऐसे एक हमारे एक सर्कल बन जाए जहाँ पाकिस्तानी नेशनल जो वहाँ के एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो नए आने वालों को वेलकम करें, उनको समझाएं, उनको ये बताएं कि यार ये काम ऐसे हैं जो करने वाले हैं, और ये काम ऐसे हैं जो नहीं करने वाले। तो ये जो प्रॉपर गाइड, ये 2 वे जो काउंसलिंग होगी, एक यहाँ पे बिफोर डिपार्चर, ठीक है, और एक वहाँ पे पोस्ट अराइवल, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन होगी ना, ये कम से कम कुछ तो दरवाजे वाह करेगी। एग्जैक्टली कुछ तो अवेयरनेस होगी, कुछ तो लोगों को पता होगा कि वहाँ के और यहाँ के लॉ में क्या फ़र्क है, किस तरह हमने उनको फॉलो करना है। राना गुलजार साहब, आपकी तरफ आते हैं। नौजवान नस्ल की बात करें, बैरून मुल्क के मसाइल बहुत सारे हैं, उनको यकीनन डिस्कस करके उनके सोल्यूशन निकालने चाहिए। लोगों के इंडिविजुअली भी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ की यहाँ की हुकूमत की भी जिम्मेदारी, लेकिन नौजवान नस्ल या अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बात करें, वहाँ जाके बैरून मुल्क तो वो यकीनन काम करे, वहाँ की हुकूमत को भी यकीनन वो जो उनके लॉज हैं उनको फॉलो करें। अपने मुल्क के अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए उनकी तरक्की का जो किरदार है वो किस हद तक है, और क्या वो उनको पूरा कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, उसमें ख़ास तौर पे पेरेंट्स के जो मसाइल हैं, वालिदैन के, वो इसी तरह के मसाइल ज़्यादा हैं कि वो चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चों में पाकिस्तानियत ज़िंदा रहे, पाकिस्तान से जुड़े रहें, अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में करें, हमारे बच्चे विज़िट करें पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान से कनेक्ट हों, ताकि जो है अपना मज़हब, अपना मुल्क उसको ना भूल पाए, ठीक है। तो वो वापस सेटल होने के लिए ना भी आए, तो लेकिन एक आना जाना उनका लगा रहे, ठीक है, हाँ, अपनी रूट्स के साथ वो जुड़े रहें, मट्टी के साथ जुड़े रहें। तो ये ख्वाहिश मेजॉरिटी में पाई जाती है, और उसके लिए हम लोग कोशिश भी करते रहते हैं, ठीक है। हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फैमिली विजिट्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका या यूरोप की बात करें, तो वो लोग IT में, एजुकेशन में, या वो बच्चे हमारी जनरेशन से बहुत आगे हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स से भी बहुत आगे हैं, ठीक है। जो उनकी एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक, ठीक है, या जो उनकी IT स्किल्स हैं, वो हमसे भी बहुत आगे हैं, उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से की गई है। हाँ। तो उनको जब हम वापस लाते भी हैं तो वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हमारी लोकल यूथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्किल सेट। जी, गुलजार साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, कॉलर लेते हैं, उसके बाद आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मैम इम्तियाज है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, हस्ब मामूल तो बहुत अच्छे टॉपिक्स आप लोग रखते हैं। बात दरअसल ये है कि इससे तो बहुत सारे एंगल से बात की जा सकती है। बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी, बाखुदा वो पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क से आगे निकल जाए। मगर जो रिटर्न देखते हैं कि यहाँ पर आप समझ ही होंगे, मेरा कहना मुनासिब नहीं, तो बेचारे दिल बर्दाश्त होते जी। तो पहले हम अपने घर का माहौल बेहतर कर लें, तो बाखुदा बैरून मुल्क वाले जान माल सब कुर्बान करें पाकिस्तान पे, जैसे कि पहले पाकिस्तानी करते रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम बहुत मुहिब वतन है, बस जरूरत ये है रिटर्न का उसको। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जो आवाम है, जो कौम है, मुहिब वतन है, कोई शक नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। गुलजार साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं।
नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका क्या किरदार रहा है। राना साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज़। जी, हम बात कर रहे थे जो फैमिलीज़ वापस आना चाहती हैं या फैमिलीज़ जो वापस आती हैं ओवरसीज़ से, ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ पे टेम्परेरी आती हैं या वो परमानेंट रहने के लिए आते हैं, तो उनका अपने मुल्क के लिए क्या किरदार है? जी, जो मोस्टली वो बच्चे, जो यूथ वहाँ की है, जो प्रॉब्लम्स फेस करती है, ठीक है, वापस आके वो लोग शेयर भी करते हैं, हमारी अपनी फैमिली भी शेयर करती हैं कि आज भी हमारे यहाँ बिजली के मसाइल हैं, बिजली आज भी जाती है, जो कि कनाडा में तस्वर पिछले 40-50 साल से ख़त्म हो चुका है कि बिजली भी जाती है। इंटरनेट के मसाइल हैं, ठीक है, स्पीड के मसाइल हैं इंटरनेट की, ठीक है, इसी तरह गैस के हमारे आज भी इश्यूज़ हैं। इवन विंटर है, मैं खुद, हालांकि मेरा बचपन पाकिस्तान में गुजरा है, लेकिन यहाँ कनाडा के मुकाबले में सर्दी बहुत कम है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे गैस की शॉर्टेज की वजह से आज भी बहुत मसाइल हैं, ठीक है, उसके फिर हेल्थ के मसाइल हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी यहाँ सेटलमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, ठीक है, उनको हम उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाते, हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। सो ये वो मसाइल हैं जो थोड़ी सी एफर्ट से हल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया बहुत बदल चुकी है और बदल रही है। तो हमें भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी विल अब उस लेवल पे होनी चाहिए कि अगर हम वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके सरमाए को हम कहते हैं कि वो वापस आएं और पाकिस्तान में आकर कंट्रीब्यूट करें, तो वो अगर ये बेसिक मसाइल भी हल कर दें लोगों के, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। उनके वो जो सहूलियात ज़िंदगी उनको मुहैया की जाए तो यकीनन वो वापस आ सकते हैं। साइमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझती हैं कि हमारी यूथ, नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाती हैं कामयाब होने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो किन इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके रोज़गार का, उनके सहूलियात ज़िंदगी का ख्याल रखें, जिस तरह वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारें। जब वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं तो यकीनन यहाँ पे भी उनकी सहूलियात जो ज़िंदगी है उस तरह बेहतर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के मुल्क की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करें। देखिए, जो वापस आना चाहते हैं वो कहते हैं ना कि खुद अपने आप से मैंने शिकस्त खाई है, मेरी शिकस्त में तेरा कोई कमाल नहीं। तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा, बिल्कुल, लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। जो लोग वापस आना चाहते हैं उनमें बेसिकली जो दोबारा से वापस चले जाते हैं उनका बेसिक मसला स्कूल की एजुकेशन होता है। हमें अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल क्वालिटी, मेथोडोलॉजी सबको देखना होगा और उस पर बेहतरी लानी होगी और इदारों को सबको मिलके काम करना होगा, वरना हमारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाने हैं। वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। अब वो बात नहीं रही कि एक खबर को पहुंचने में अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, सारी दुनिया में पहुंच जाती है। तो हमें सब इदारों को मिलकर इस पे काम करना होगा और जस्टिस के लिए और स्किल के लिए काम करना चाहिए ताकि हमें जस्टिस भी मिले और स्किल भी मिले और स्किल की बदौलत फिर हमारे सर्वाइवल आसान हो। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आखिर में आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए आपकी राय जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे नौजवान नस्ल या हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क की तामीरी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई दूसरी राय है नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन कैपिटल रिपैट्रिएशन, जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रांसफ़र बैक कर रहे होते हैं, चाहे वो अपनी फैमिलीज़ को भेज रहे हैं या चाहे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल एक बेस है पाकिस्तान की, और चूंकि इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो उनको हमें ड्यू इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए और लोगों को हमें रिस्पेक्ट के अलावा फैसिलिटेशन के हवाले से एक ख़ास प्रिविलेज उनका राइट बनता है। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है तो उस हवाले से देखें, ये फ़ैसला उनका था कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएं। इस फैसले फॉर गुड किया, अपने लिए, ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए और फिर इनडायरेक्टली मुल्क के लिए भी किया। वहाँ से वापस आने का भी फैसला उनका अपना है, बिल्कुल, कि वापस आना है या नहीं आना है। तो उस फैसले के जो मुज़मरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो जहन में रखने चाहिए उनको भी। सोल्यूशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक बहुत आपने एक अच्छा एक टॉपिक सिलेक्ट किया डिस्कशन के लिए, बट अगर इसको हम कैरी करना चाहते हैं एक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एक स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाला है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं। इसके साथ साथ जो कारोबारी इदारे हैं जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज आ जाते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ साथ पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जो उनको ईज आउट कर सकते हैं,
ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो ये इस तरीके से एक मे बी एक स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करके कुछ सीरीज ऑफ मीटिंग्स हों, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज वो फेस करते हैं वहां पे दायरे गैर में और पाकिस्तान में, इसका एक जो है ना एक केस बैंक बनाया जाए। सही, एक एक्यूमुलेटेड एक जो है ना कलेक्ट किया जाए कि कौन कौन से इश्यूज वो फेस करते हैं, और फिर हर एक इशू को जो है वो प्रायोरिटाइज करने के बाद उसके सॉल्यूशंस पे काम किया जाए। तो जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन, कलेक्टिव इनकी इंटरेक्शन होगी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स की सूरत में, उतने ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। बिल्कुल। मेरी ज़ाती राय में देखें, हमें अपने आप को उनकी जगह रख के सोचना है, उनको अपने आप को पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रख के सोचना है। बिल्कुल। तो जितना हम एक दूसरे की तरह सोच पाएंगे, उतना ये ब्रिज कर पाएंगे, उतने ही बेहतर सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। उतनी राब्ते हमारे मजबूत होंगे। राना गुलजार साहब, आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, जो आखिर में मैसेज मेरा यही है कि जितने लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर हैं, वो सब पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, और पाकिस्तानियों के मुकाबले में पाकिस्तानियत उनमें ज़्यादा मुझे देखने को मिलती है। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, और वो हर आजमाइश के वक्त पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और फ्यूचर में खड़े रहेंगे। मैं मिसाल देना चाहूँगा, जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनेशंस के साथ पूरी दुनिया से आए थे, कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं था। तो ऐसा नहीं है, जो मंथली रेमिटेंस है वो सिर्फ एक फैक्टर है, इसके अलावा भी उनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं और वो आगे भी करना चाह रहे हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल। और मेरी अपनी भी ये कोशिश है कि हम कोशिश करें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें आने वाले टाइम में कि उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, लेज़ॉन करें, कोई ऐसे अदारे कायम करने चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो बेसिकली फैसिलिटेट कर सके। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। जी साइमा साहब, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए चंद सेकंड का आपका मैसेज। बस मैसेज यही है कि हम बड़ी अमेजिंग नेशन है और हम जो चाहते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हाँ। अब हमें कर गुजरना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें कर गुजरना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आपका मैसेज हमारे यूथ के लिए, नाज़रीन के लिए। जी, मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि इनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिस्पेक्ट दें, वो अपने मुल्क से, अपने कम्युनिटी से, अपने दियार से दूर हैं। हाँ। उनकी सिचुएशन को, उनके पेंस को समझें, और जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अगर वो भी उसी पलड़े में हम डालें। हाँ। कि जो उनकी वरीज हैं, जो देखें, इतना मेरी 2 सिस्टर्स अमेरिका में हैं और मुझे अंदाज़ा है कि वो कितना तड़पती हैं पाकिस्तान वापस आने के लिए, छोटे से विजिट के लिए भी, और नहीं कर पाते। तो इन पेंस को देखें, कंट्रीब्यूशन को देखें, तो वो हमसे बेहतर पाकिस्तानी हैं। हमसे बेहतर पाकिस्तानी से मेरी मुराद ये है कि देखें, पाकिस्तान में रह रहे हैं, अपने मुल्क में रह रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स हैं। सो इसलिए उनका एक राइट है और एक उनको एक प्रिविलेज है कि उनको एक ख़ास अहमियत दी जाए। हाँ। और फिर जब वो पाकिस्तान में आए तो फिर उनको बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं होना चाहिए। उनको एक ऐसे एक अपने घर में वापस आने का, मेहमान का भी एहसास नहीं होना चाहिए, घर के फैमिली मेंबर का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। जी राना गुलजार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साइमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शुजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, जहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें, कोई शक नहीं वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना बहुत अहम रोल प्ले करें, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे मसाइल हमारी ज़िंदगी में हमें इधर पेश है, उनको डिस्कस करना चाहिए। और डिस्कस करने के बाद जो हमारे अहम अदारे हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी हुकूमत है, उनका भी एक अहम जिम्मेदारी, उनका एक किरदार है कि वो भी अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात को हल करने में उनका साथ दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।